हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग और गुड नाइट। सब जाग रहे हैं ना? हाँ, तेजस्विनी, प्रभनूर, नींद तो नहीं आ रही? नवदीप, सॉरी। कोई नहीं, बीच में ना अनम्यूट करा के तुमसे कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे ताकि तुम सो ना। ऐसे तो आज मेरी हालत खराब हो गई। मैं अभी आधा पौना घंटा पहले ही पहुंचा हूँ। बहुत ट्रैफिक था। 7 साढ़े 7 घंटे लग गए मुझे पहुंचने में। तो एक टाइम पे तो मुझे लगा था कि क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने ही ड्राइव किया ना, बट टू मच ट्रैफिक। लॉकडाउन जैसा तो कुछ नहीं है अब कहीं पे। बच्चों अभी 15। आदित्य, तुम्हें कैसे पता कि मैं सुखदेव पे रुका था? वेरी एक्यूरेट गेस। सारे पंजाबी और दिल्ली वाले मूर्छल में सुखदेव से ऑब्सेस्ड होते हैं। ज्यादा हुआ तो उसके 100 मीटर आगे वो है हवेली। हाँ, ये तो है। हर कोई सुखदेव। हाँ बच्चों, तो अ, अभी वो उसका बच्चों कुछ क्लैरिटी नहीं है 15 अक्टूबर वाली। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डिसाइड आफ्टर 15 अक्टूबर हाउ टू ओपन इंस्टीट्यूट इन अ ग्रेडेड। तो अभी इट इज अ लॉन्ग वे। अभी नहीं पता कब कैसे खुलेंगे, क्या होगा। हाँ हाँ, यस, विल इन्फॉर्म जैसे ही कुछ खुलने का सीन लगा। मतलब एडवांस में बता देंगे कि जो लोग बाहर हो वो आ जाओ। नहीं, आ गया क्या नीट सिलेबस का? इज इट? मतलब मुझे आज की डेवलपमेंट नहीं पता कुछ घंटों पूछ की। रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आइडिया नहीं। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया। नो। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, रे ऑप्टिक्स। सो वील स्टडी इन डार्क मोड।
जो नेम ऑफ द चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड इसमें बच्चों लिख लो रिफ्लेक्शन टॉपिक का नाम। तो ऑल्दो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कट गया है, बट मैं आपको एक बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये है क्या। तो बच्चों जैसे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा, हाँ जी, तो बच्चों हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा दैट इज ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स के अंदर हमने समझा था कि जिसको हम लाइट बोलते हैं दैट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ईएम वेव्स हैविंग वेवलेंथ्स इन द रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो लाइट इज नथिंग बट एन ईएम वेव हैविंग दिस वेवलेंथ। और कोई खासियत नहीं है लाइट की, इट इज जस्ट सो कि ये वाली वेवलेंथ रेंज को लेकर हमारी आईज सेंसिटिव हैं, तो हमें ये नजर आती है। ठीक है, अब बच्चों लाइट की तीन अलग अलग लाइट के बिहेवियर होते हैं। एक होता है उसकी रे नेचर। जब हम कहते हैं रे नेचर, इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, जो कि हमने ईएम वेव्स में पढ़ा, एंड कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो कि हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरी है पार्टिकल नेचर, मतलब फोटोन। तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है और हम भी अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर्स में। तो एसेंशियली लाइट तीन तरीके का बिहेवियर शो करती है इन डिफरेंट सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में वो हर टाइप का बिहेवियर शो करेगी, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। तो राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट दो सिचुएशंस जहां पे लाइट एक रे की फॉर्म में बिहेव करती है, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम थ्रू आउट ये मानेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट का फिलहाल के लिए कोई वेव नहीं है, वो इट इज जस्ट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हम उसको वेव कहते हैं फिर तो प्रॉपर्टीज अलग होगी ना, फिर तो तीन डायरेक्शंस में हो गया सारा कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। अभी वैसा कुछ नहीं है, राइट नाउ इट इज सिंपली ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लेट अस ब्रॉडली अंडरस्टैंड कि आई का व्यूइंग मैकेनिज्म क्या होता है, हमें कैसे हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं नजर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। व्हाट हैपेंस इज, बच्चों मुझे बड़ी खुशी हुई 55 बच्चे हैं, मेरे को तो लगा था काफी लोग आओगे नहीं। वेरी गुड। बस इंटरनेट धोखा ना दे दे, बाकी तो सब ठीक है।
ओके, तो जो आई का क्या मैकेनिज्म होता है कि जब किसी पॉइंट से लाइट रेज हमारी आई के ऊपर फॉल करती हैं, ठीक है, ये बेसिकली आई प्लस ब्रेन का जो कंबाइंड मैकेनिज्म है। तो किसी पॉइंट से लाइट रेज निकली, वो हमारी आई तक पहुंच रही हैं, तो आई सिंपली क्या करती है कि वो उन रेस के पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है, और रिट्रेस करके हमारे माइंड को पता चल जाता है कि हाँ वहां पे कुछ है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझो ये प्रॉपर्टी को कि आई के पास जो लाइट रेस पहुंचती हैं, आई उनके पाथ को रिट्रेस कर लेती है और उससे आइडिया लग जाता है हमें कि कहां पर कुछ है, कहां से हमारे पास लाइट आ रही है। ठीक है, तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी व्हाट हैपेंस इज कि अगर अब हम इन बिटवीन कोई डिवाइस लगा दें बच्चों, ठीक है, अभी आप डिवाइस 2 मत देखो, सिर्फ जो मैंने पहले लगाया हुआ है एक रेक्टेंगल सा, मान लो ये एक डिवाइस है जो हमने लगा दिया, ठीक है। तो अगर ये डिवाइस लाइट रेस के पाथ को चेंज कर देता है, तो तो बच्चों मान लो पहले लाइट रेज आ रही थी, इस डिवाइस ने इन लाइट रेज का पाथ चेंज कर दिया एज शोन। तो अब हमारी आई के पास जो लाइट रेज आ रही हैं, आई ने उन लाइट रेज के पाथ को रिट्रेस किया और अब आई को क्या लग रहा है कि लाइट रेज कहां से आ रही हैं? फ्रॉम द पॉइंट पी, ठीक है। असली में कहां से आ रही थी? ओ से। लेकिन आई को क्या लग रहा है कि पी से आ रही है। आई को अब पॉइंट ओ के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, आई के लिए तो लाइट रेज जो हैं वो पॉइंट पी से ही आ रही है, ठीक है। तो हमें जो है, हमें तो पॉइंट पी पे नजर आएगा, हमें ओ पे नहीं नजर आएगा कुछ भी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? सर यस। सर इसका मतलब यही है ना कि हमें वो चीज सिर्फ पास या फिर दूर ऐसे करके दिखती है। हाँ, मतलब हमें पास, दूर, बड़ी, छोटी कुछ भी नजर आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि लाइट रेस का पाथ जो है वो किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है। वो किस तरीके का डिवाइस लगाया हमने। हाँ, कि हमने किस तरीके का डिवाइस लगाया। यस। ओके सर। सर एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही थी, जो आपने दिखाया उससे पास दूर का तो समझ में आ रहा है, बड़ी हाँ, छोटी कैसे बोला? ये पॉइंट सोर्स से नहीं समझ आएगा, मतलब अगर हम बड़ा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उससे ये भी हो सकता है कि अभी हम आगे देखेंगे कि साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आई क्या करती है कि उसके पास जो लाइट रेज आ रही हैं वो उनके पाथ को रिट्रेस करती है। मतलब आई सोचती है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही आ रही है, तो वो जिस रास्ते से
जिस रास्ते पे आ रही है वो लाइट रेस, वो उसी रास्ते पे लाइन को एक्सटेंड करना शुरू कर देती है, और जहां पे वो लाइंस मिलती हैं, आई को लगता है कि वहां पे कुछ है। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों कि हमें जहां पे सन नजर आता है, क्या ये जरूरी है कि एग्जैक्टली सन वहीं पे हो? सन या मून या कोई भी और स्टार्स? नो, राइट, बिकॉज रास्ते में बहुत कुछ है, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा, जिससे लाइट रेस का पाथ चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि जो हमारी आई पे लाइट रेस पहुंच रही हो, और वो जब वो रिट्रेस हो रही हो, तो वो किसी और पॉइंट पे करस्पॉन्ड कर रही हो। ठीक है सर यस। सर जो हमारा कॉर्निया होता है और लेंस होता है आई का, सर वो भी तो मतलब कि उसको चेंज करता है सर, उसके पाथ को। ये मतलब वो सब मिला के ही मैं बता रहा हूँ कि वो उसको रिट्रेस करता है। मतलब हमें उसके फर्दर डिटेल में नहीं जाना पड़ रहा कि आई के अंदर क्या होता है। मतलब मैं आई और ब्रेन का जो सब कुछ जो आई के अंदर लगे हुए हैं हमारे कंपोनेंट्स, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट ही बता रहा हूँ कि वो रिट्रेस होता है। अच्छा, ओके सर। तो बच्चों, there are various optical devices like mirror, lens, etc. which can change the path of light. तो इस चैप्टर में we will study about such optical devices, और उससे हम देखेंगे कि जो हमें नजर आता है उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन कि वो किस तरीके का ऑप्टिकल डिवाइस है। चलो बच्चों, मुझे एक बात बताओ लॉजिकल, हम ये क्यों कहते हैं कि डार्क मोड में आईज पे कम स्ट्रेन पड़ता है? आपको फील हो रहा है अभी? मतलब शायद एकदम ना पता चले, बट मान लो मैं 1 घंटा ये चलाऊंगा और फिर अगर मैं उसके बाद लाइट मोड कर दूंगा, तो आपको एकदम फील होगा कि कुछ बड़ा डिफरेंस है। तो इसका बच्चों, यस, आप में से बहुत सिंपल सा रीजन है। बेसिकली डार्क और ब्लैक मींस नो लाइट। ठीक है, तो अभी जो आपको स्क्रीन दिख रहा है उसमें जहां जहां ब्लैक है वहां से देयर इज नो लाइट कमिंग टुवर्ड्स योर आईज। सिर्फ जितना पोर्शन वाइट है उतने पोर्शन से लाइट आ रही है आपकी आईज तक। वर्सेस जब मैं इसका लाइट मोड कर देता हूं, आई थिंक आपको एकदम फील भी हुआ होगा। अब क्या होगा, एकदम से ये जितना वाइट है उस सारे पोर्शन से लाइट आ रही है आपकी आईज तक। सिर्फ जो ब्लैक से लिखा हुआ है उससे लाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट है विच इज एंटरिंग योर आईज, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई कि डार्क मोड में जो डिवाइस है उसकी बैटरी भी कम यूज होती है, बिकॉज उसको लाइट कम डालनी पड़ रही है। ओके, तो बच्चों ये समझ आ गया इस चैप्टर का कंटेक्स्ट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं।
खुशप्रीत, तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ कहा तो नहीं कि इतनी रात को क्लास रखी है? सर कहा था। अच्छा, डांटेंगे तो नहीं मुझे वो आपके पेरेंट्स? डांट, बस सर मुझे डांट देंगे। फिर ठीक है। ओके, तो अब बच्चों हम समझते हैं कि जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक बार आप बताओ मुझे कि अपने तरह से समझना है उनको। दोबारा बोलना, आवाज कटकी थी। हाँ, कह रहा था कि मुझे बताओ जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज? हाँ भाई बताओ, क्या होता है ऑब्जेक्ट इमेज? लिख दिया। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि हमने ना जूनियर क्लासेस में कुछ ऐसी डेफिनेशंस पढ़ी होती हैं या हमारे माइंड में ऐसी परसेप्शन बनी होती है, हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट वो है जो असली है और इमेज वो है जो नजर आता है, राइट? हम आप में से मैं देख रहा हूँ कि आप में से कई लोगों ने ये लिखा भी है ऐसा ही कुछ, कि जहां से असली से लाइट रेज आ रही हैं या जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है और जो दिख रहा है वो इमेज है। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी। एक थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने कैसे याद रखना है देखो बच्चों। सबसे पहली बात यह है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो टर्म्स होती हैं वो एक ऑप्टिकल डिवाइस के हिसाब से होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टर्म्स डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, अब हमने कैसे याद रखना है बच्चों? बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसको एक बार समझ लो, आपका पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ये डिवाइस के लिए है, ठीक है? जो भी लाइट रेज डिवाइस के ऊपर आ रही हैं, पड़ रही हैं उस पर, ठीक है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड जो भी लाइट रेज डिवाइस से निकल रही हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज इमेज। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, पुरानी जो भी कोई डेफिनेशन आपके माइंड में है उसको भूल जाओ। So object is point of intersection of incident light rays. Image is point of intersection of emergent light rays. ठीक है, जैसे आप इस फिगर में अगर देखो, इस डिवाइस के ऊपर जो लाइट रेज आ रही थी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O बनता है। तो इस डिवाइस के लिए O इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इस डिवाइस से जो लाइट रेज निकल रही थी हाँ, तो जो लाइट रेज
इस डिवाइस से निकल रही हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज इमेज। तो जो इससे निकल रही हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप देखो वो पॉइंट P है, तो दैट इज द इमेज। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो लेट्स से ये मिरर है, इस पे लाइट रेज ऐसे आ रही है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जैसे मैंने बोला, दे आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट द डिवाइस। तो ये जो मिरर है, इसके ऊपर लाइट रेज इस तरीके से डल रही हैं। तो टेल मी, ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है, पोजीशंस मतलब। ठीक लिखा है आदित्य, तेजस्विनी, अमिताभ। ठीक है, अवधेश नहीं। दीपजोत, ये डेफिनेशन नहीं यूज करनी, यही मैंने बताया था। करमन ठीक है। नितिश नहीं। मतलब आप बच्चों ऐसे बता दो कि मिरर के लेफ्ट और मिरर के राइट पे बता दो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ पे होगी। यस, कुछ एक दो लोगों को छोड़ के ठीक है। देखो क्या डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। तो ये लाइट रेज हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाओ। ये कुछ यहाँ पे आएगा। तो बच्चों ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो रेज हैं, ये मिरर से टकरा के कैसे जाएंगी, दे विल रिफ्लेक्ट। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट आई। तो आप देखो जो ओ ऑब्जेक्ट है वो मिरर के राइट हैंड साइड पे, और जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे।
तो बच्चों ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये चीज मतलब कॉमन सेंस के साथ मैच नहीं करती है ना, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ऐसे ही बैठा होता है कि ऑब्जेक्ट वो है जहां से लाइट आ रही है, तो उसके हिसाब से तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि कहीं लेफ्ट पे होगा जिधर से लाइट रेज आ रही होंगी, राइट? बट वो नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट इमेज, जिस तरह से मैंने बच्चों आपको बताया वैसे डिफाइंड है। ठीक है जी। तो बच्चों अगर हमारा कोई ऑप्टिकल सिस्टम ऐसा भी हो जिसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस लगे हुए हों, तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको फाइनल इमेज नजर आएगी। मतलब जो भी सबसे राइट वाला, जो सबसे फाइनल वाला डिवाइस था, वो जो इमेज बनाएगा वो नजर आएगी। ठीक है, ये अभी आगे आएगा, मतलब इसको अभी बस लिख लो, आगे जब हम केसेस करेंगे तो समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। अच्छा अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन आया कि जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो क्या हो रहा होता है, तो जो बच्चों आपको मिरर के अंदर नजर आता है वो क्या होता है? मतलब जो आपको मिरर के अंदर दिखता है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये बताओ। जो आपको जो दिखता है वो हमेशा इमेज होती है। ठीक है, यू नेवर सी एन ऑब्जेक्ट, व्हाट यू सी इज ऑलवेज द इमेज, राइट? आप तो रिट्रेस करके देखते हो ना अपनी आईज को, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे नजर आ सकता है? तो मैं वो अभी केस आगे आपको बना के दिखाऊंगा। अभी मल्टीपल डिवाइसेस वाली मतलब चिंता मत करो, वो क्लियर हो जाएगा। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको जो नजर आता है दैट इज ऑलवेज इमेज, यू जस्ट कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो सकता है कि आपको
जहां पे नजर आ रहा है वो वहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो असली में, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल, बट हमें नजर जो आता है वो हमेशा इमेज होती है। अच्छा, अब स्क्रीन दिख रही है आपको क्यों नहीं? एक सेकंड। यस, सो जनरली जो होता है, हम जो अपने आसपास सारा कुछ देख रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि मोस्टली ऑब्जेक्ट और इमेज जो होते हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं, जिसकी आईसाइट नॉर्मल है उसके लिए। ठीक है, जिसकी आईसाइट 100% नॉर्मल नहीं है, उसके केस में ऐसा हो सकता है कि उसको प्रॉपरली जहां ऑब्जेक्ट और इमेज है वो मैचिंग ना दिख रहे हो। हाँ बच्चों, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन की सेटिंग, एक सेकंड। नहीं, अभी ठीक नहीं है बच्चों, ये बहुत लैग है। ये तो 5 मिनट पुराना दिखा रहा है आपको। चलो अभी एक बार ऐसे ही चलाओ काम। नहीं, मैं यूज तो वाईफाई कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो बच्चों अब हम ब्रीफली बात करते हैं रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it hits any surface. Okay,
तो अगर हम कोई भी सरफेस बनाए, उस सरफेस पे हम एक इंसिडेंट रे दिखाएं, जहां पे वो रे हिट कर रही है वहां पे नॉर्मल दिखाएं, और एक हम रिफ्लेक्टेड रे दिखा दें, तो हमें पता है क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और अगला I इक्वल टू R। अगर हम बच्चों इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, मतलब अगर हम एक इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लें, एक हम नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लें, तो वी कैन राइट द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। So that turns out to be r cap equal to u cap minus 2 u dot n into n cap। ठीक है, तो मतलब बेसिकली दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो r cap है बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, u cap है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ठीक है, n cap इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। एक बच्चों हम और टर्म डिफाइन करते हैं नोन एज डिविएशन। तो डिविएशन आप देख सकते हो फिगर में, जो डेल्टा सिंबल से बनी हुई है। डिविएशन का मतलब है कि इंसिडेंट रे जो है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से बेंड कर गई। तो आप बच्चों देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन के केस में ये जो डिविएशन आ रही है दैट इज 180 माइनस 2i। हाँ भाई दामिनी, जाग रहे हो? यस सर। ठीक है। सर जो वेक्टर फॉर्म है वो एक बार बताना। हाँ, तो मतलब u कैप है इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। n कैप है नॉर्मल के अलोंग, r कैप हो गया रिफ्लेक्टेड के अलोंग। नहीं, माइनस ब्रैकेट में है यू कैप डॉट एन कैप, और उसको फाइनली एन कैप के साथ क्या है, डॉट ही है। मल्टीप्लाई किया है बस। वेक्टर्स के लिए तो हम डिफाइन करेंगे ना मतलब एक या तो डॉट या क्रॉस। नहीं नहीं नहीं, ये जो टर्म बनी 2u डॉट n, ये तो स्केलर है ना, तो वेक्टर को हाँ आप जी, स्केलर के साथ तो अच्छा मल्टीप्लाई कर ही सही सकते है, हो। ठीक। सर यस, सर ये यू कैप आर कैप सर ये किस क्वांटिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं सर? u कैप है कि जो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, सर उसकी वेलोसिटी है रे की, सर क्या चीज है ये? ना उसकी डायरेक्शन। u कैप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। सर मतलब अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सर यू कैप मतलब को जो, सर हाँ, उसमें यूनिट्स क्या होंगी मतलब इसकी? मतलब क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो आता है तो उसमें आपको दिया होगा कि भाई इंसिडेंट रे का वेक्टर ये है, नॉर्मल का वेक्टर ये है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे का क्या वेक्टर होगा। ओके सर, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं है डिनोट कर रही कुछ? ना ना, ओके सर। ठीक है जी। ओके, तो
रिफ्रैक्शन में बच्चों हम इतना ही करेंगे क्योंकि एज सच रिफ्लेक्शन वाला सारा पार्ट कट चुका है अपने सिलेबस से। सर इमेज और शेडो में क्या फर्क हुआ? सी शैडो का मतलब तो ऐसा ये होता है कि वो रीजन जहां पे कोई लाइट नहीं है, राइट, उसका। और इमेज का मतलब होता है कि जो लाइट रेज आपकी आई पे पड़ रही हैं उनको रिट्रेस करके जो पॉइंट बन रहा है। तो ये दो बिल्कुल मतलब सेपरेट क्वांटिटीज हैं, इनका कोई लिंक नहीं है। शैडो एक रीजन होता है, इमेज एक पॉइंट होती है। एक्सक्यूज मी सर, यस, या एंगल ऑफ डेविएशन का एक बार बता दो। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? वो ये बता रहा है कि जो हमारी ओरिजिनल लाइट रे थी वो कितने एंगल से बेंड कर गई रिफ्लेक्शन के दौरान। ओके सर। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि वो एंगल 180 माइनस 2i बन गया। ये वेक्टर फॉर्म बच्चों ट्राई करो या प्रूफ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। बच्चों रिफ्रैक्शन फिनोमेना पिक्चर में आता है जब यस, तो जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही होती है, तो बच्चों लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। उसके लिए सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? दिस इज अ रेशियो ऑफ this is ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल n।
ये सिंक थोड़ा लेट हो रहा है बिलीफ ना। कोई नहीं, समझते जाओ साथ साथ। आ, तो ये बच्चों एक सिंपल रेशियो है, और हमने रिसेंटली समझा था कि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा बच्चों, ठीक है, बाद में। तो अब बच्चों जितना म्यू ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा उसका मतलब, उतना मीडियम में लाइट की स्पीड कम है या ज्यादा है? कम होती जाएगी, राइट। ठीक है जी। एंड बच्चों जब हम कोई दो मीडियम्स को आपस में कंपेयर करते हैं, उसमें जिसका n ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं एज डेंसर मीडियम, और लोअर n को हम कहते हैं एज रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ये डेंसर और रेयरर जो होती हैं, दीज आर रिलेटिव क्वांटिटीज। दे डिपेंड अपॉन कि बस जो दो मीडियम है उनका आपस में n कैसे है, कम ज्यादा। नहीं, डायमंड्स का कोई जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड्स की कुछ और प्रॉपर्टी होती है, वो भी अभी आएगी, बट इट इज नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेसेसरली। अच्छा बच्चों, ये जब हम रेयरर डेंसर कहते हैं, इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं होता कि हाँ, so yes I was saying
कि जब हम रेयर डेंसर की बात करते हैं, इसका मतलब बच्चों नॉर्मल डेंसिटी से नहीं होता, दिस क्वांटिटी इज समथिंग एल्स। तो मतलब डोंट कंफ्यूज इट विद नॉर्मल डेंसिटी। तो अब बच्चों फिनोमेना ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो इट बेंड्स, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, इसका हम एग्जैक्ट रीजन नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इस तरीके से कि आप इमेजिन करो बच्चों कि एज इफ ये जो लाइट है उसके टायर्स हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो बच्चों अब ये जो लिमिटिंग केस बना, इस इंस्टेंट पे आप सोच सकते हो, ये टायर मतलब कि एक टायर लेफ्ट पे एक टायर राइट पे, तो इस लिमिटिंग केस पे आप ये समझ सकते हो कि अब अगले इंस्टेंट पे क्या होगा कि जो नीचे वाला टायर है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और जो ऊपर वाला टायर है उसकी स्पीड तो अभी ज्यादा ही होगी। तो ऐसा होने से क्या होगा बच्चों, बेंड हो जाएगी वो, देखो। सर लेकिन आपने तो लाइट का, जब हम मतलब हम पढ़ रहे हैं तो रे नेचर बताया है ना। रे बोला रे था, में यस, तो तभी मैंने कहा ये कि बस ये एक समझने का तरीका है, राइट। मतलब ऑब्वियसली असली में टायर नहीं होते, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, तो वैसे तो ये लॉ है बच्चों, इसको लेके बस अलग अलग थ्योरीज हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं। तो वन सच थ्योरीज कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फास्टेस्ट मतलब सबसे कम टाइम में पहुंचना हो तो ऐसा पाथ फॉलो करती है लाइट। ठीक है, मतलब एनीवेज वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम नॉर्मल के साथ एंगल्स बनाएं, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, नीचे वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो है θ2। तो अब जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस तरीके से हैं। पहला तो वही स्टैंडर्ड कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल lie in same plane। एंड दूसरा जो लॉ है बच्चों उसको हम कहते हैं एज स्नेल्स लॉ। अगेन दिस इज अ लॉ बच्चों। ये लॉ कहता है बच्चों कि हम जिस मीडियम में हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वहां पे जो एंगल बन रहा है उसका साइन इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वहां पे जो एंगल बन रहा है उसका साइन।
तो इन अदर वर्ड्स किसी भी मीडियम के लिए n sin थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। बच्चों एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ होता है, ठीक है। तो बच्चों आप ये स्नेल्स लॉ से ये समझ पाओगे कि भाई अगर n इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होना है, इसका क्या मतलब है कि अगर n ज्यादा है तो साइन थीटा छोटा होता जाएगा, इजंट इट? मतलब थीटा छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि when light goes from rarer to denser, it bends towards the normal। ठीक है बच्चों, ये उसी से ही आया है बस कि n sin थीटा कांस्टेंट है, तो अगर n बढ़ रहा है तो थीटा को छोटा होना पड़ेगा, तो इसलिए उसको नॉर्मल की तरफ बेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली when light goes from denser to rarer, अब वो उल्टा हो जाएगा। It bends away from normal। तो बच्चों एग्जांपल ट्राई करो। ये एक लाइट रे इस तरीके से आ रही है, एंगल थीटा, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे √3 है। So the question is find theta such that reflected and refracted rays are perpendicular to each other।
ठीक है नितिश, जस्ट कन्वर्ट आदित्य। बच्चों बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हाँ जी, जाग रहे हैं सब? प्रदीप, रामिनी, Yes, sir. मैं फिर गलत बोल गया, प्रभनूर, सॉरी। आर्यन ठीक है, प्रभनूर दोबारा ट्राई करो। तेजस्विनी ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों ये देखो, आप यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बना लो, वो ऐसे बन गई, उसका हमें पता है एंगल थीटा होगा, और रिफ्रैक्टेड रे बना दो। ठीक है, अब हमें ये बता दिया कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब ये जो नीचे वाला एंगल है ये बन गया 90 माइनस थीटा। तो अब आप स्नेल्स लॉ लगाओ, so you get 1 into sine theta is equal to √3 into sine of 90 minus theta. So sine theta is √3 cos theta. तो थीटा यहाँ से 60 आ गया। ठीक है, अच्छा माइंड में ये डाउट आ रहा है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कैसे हो गई? तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है रियलिटी में, किसी भी सरफेस से ना 100% रिफ्लेक्शन होती है ना 100% रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ही हर जगह पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होती है और कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ डोमिनेट कर रहा हो, जैसे मिरर है तो मिरर में मोस्टली रिफ्लेक्शन होती है और एक माइनॉरिटी में रिफ्रैक्शन हो जाती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। लाइकवाइज जो ग्लास होता है नॉर्मल, तो उस ग्लास में मोस्टली लाइट रिफ्रैक्ट होती है, बट कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है,
तो ये तो सबने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, जैसे अगर आप जो नॉर्मल ग्लास होता है, प्लेन ग्लास, अगर उसके बिल्कुल पास जाओ तो उसके अंदर आपको अपनी एक धुंधली सी इमेज नजर भी आती है ना। Right? तो वो इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि उससे भी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये लिख लो कि देयर कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम एनी डिवाइस। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, दैट्स इट। वो अगला टॉपिक थोड़ा लंबा है, उसमें टाइम लग जाएगा, तो इतना ही करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त जिनको नींद आ रही है। तो मैं होमवर्क बच्चों आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, और ये नोट्स भी भेज दूंगा। यस। सर एक जनरल डाउट था, हम्म जब आपने लास्ट डिस्कस की थी ना एक्सरसाइज, हम्म तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया था जिसमें आपने बोला था कि उसमें क्वेश्चन था रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, आपने बोलता ये इंटेंसिटी ही है। यस। हाँ। इसमें आपने बोला बी बाई म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है, हमने यूनिट्स को देख के बताया था। हम्म। बट अगर हम बोले, उन्होंने पूछा है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, हम्म एनर्जी तो वेव कैरी कर रही है, हम्म तो अगर वेव अभी कोई x इज इक्वल टू 0 पे है, हम्म तो एनर्जी वहां पे है इस वक्त। हम्म अब उसको x इज इक्वल टू 2 पे जाने में कितना टाइम लगा, इसको हम इंटेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? ये तो स्पीड नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, जो स्पीड ऑफ नहीं, लाइट है उससे फ्लो कर रही है एनर्जी तो। मतलब नहीं नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि एक क्रॉस सेक्शन पे एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। मतलब यूनिट से समझो, जैसे करंट होता है ना कि क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज ट्रैवल कर गया, हाँ जी, लाइकवाइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक इंटेंसिटी में हम ये बात करते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी ट्रैवल कर गई। ठीक है सर। क्या? और लेकिन फिर उसमें उसमें बी को देने की जरूरत ही क्या थी, अगर इंटेंसिटी ही निकालनी थी हम्म तो वो तो हम पीक इंटेंसिटी पूछी थी, तो वो तो हम ई दिया हुआ था तो वैसे ही निकाल सकते थे, ई नॉट पता है, सी पता है, हम्म तो उसमें बी बाई म्यू नॉट की जरूरत क्या थी, और एक ई दिया हुआ इलेक्ट्रिक वो फील्ड। वो सिर्फ इसलिए दिया हुआ था बी, ताकि कंफर्म हो जाए कि वो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। अच्छा, ठीक। आर्यन, आप जो डाउट पूछ रहे हो वो बेसिकली वो जान के करते हैं कि येलो कलर का कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है कि वो आइस पे कम स्ट्रेन डालता है, इसलिए नाइट मोड में वो येलो कलर कर देते हैं मोबाइल्स वगैरह में। अच्छा, इसमें बच्चों टायर का जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो ये था कि आप इमेजिन करो कि ऐसे इसका एक टायर यहाँ है और एक टायर यहाँ है। तो तो जो नीचे वाला टायर है वो पहले तो जो नीचे वाला टायर है बच्चों वो पहले मीडियम 2 में एंटर कर जाएगा,
राइट, तो वो स्लो हो जाएगा। जो ऊपर वाला टायर है वो अभी मीडियम 1 में ही है, तो वो फास्ट है, तो वो घूम जाएगा ना। एक टायर स्लो एक टायर फास्ट, तो वो घूम जाएगी रे। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। होमवर्क मैं आपको मैसेज करूंगा अभी। हाँ, डाउट क्लास का भी मैसेज करूंगा मैं।